हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के डीसीए सेशन में, डेली करंट अफेयर सेशन में, इंडियन पॉलिटी का जो सेशन है ये आज मैं तुम्हारे लिए कंडक्ट करूंगा बिकॉज प्रशांत सर हैज बीन इनवाइटेड एज वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर इन बिहार एआई समिट एंड ही इज देयर। सो आज का ये सेशन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। प्रशांत सर जैसे ही वहां से वापस आएंगे वो आगे फिर पॉलिटी और बाकी जो डीसीए के सेशन प्रशांत सर ले रहे थे वो कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आज के सेशन के एजेंडा की बात कर लें। सबसे पहले कि आज डीसीए पॉलिटी सेशन में हम क्या करने वाले हैं। पहला जो आज टॉपिक है वो है सीआईसी और सीआईसी का रूल बीसीसीआई से रिलेटेड। मतलब हम यहाँ पे सीआईसी के बारे में जानेंगे कि सीआईसी की फंक्शन क्या होती है और सीआईसी ने बीसीसीआई से रिलेटेड क्या भाई रूलिंग बताई है कि बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ये भैया बाहर है आरटीआई से। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरटीआई से बाहर है। यहाँ पर हम बीसीसीआई का फाउंडेशन देखेंगे कि बीसीसीआई कैसी बॉडी है, कैसे आरटीआई से बाहर होती है, सीआईसी यहाँ पर क्या कर रही है। सेकंड हम देखेंगे द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन टू अलाउड यूथेनेसिया ऑफ रैबिड डेंजरस डॉग्स। स्ट्रीट डॉग्स को स्ट्रीट से हटाने के लिए, उनके यूथेनेसिया के लिए, है ना, या उनके यूथेनेसिया कहने का मतलब अगर हम बोले तो कंट्रोल्ड कलिंग के लिए, कंट्रोल्ड मैनर में किल करके वैसे स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के लिए जिनके वजह से रेबीज स्प्रेड हो रहा है। इसको लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी डिसीजन दिया था, फिर काफी लोगों ने भाई एकदम प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिवाइज किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया डिसीजन दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि देखो बात सही है, पेट लवर्स की भाई कंसर्न मुझे भी है, बट जो डॉग्स जिनसे रेबिड के केसेस हो सकते हैं या जहां पर नंबर ऑफ डॉग्स ज्यादा है उनको हटाना तो पड़ेगा ही। इवन कंट्रोल्ड मैनर में उनकी कलिंग मतलब उनको खत्म करना, यूथेनेसिया भी अलाउ कर दिया है। इसके डिटेल्स हम देखेंगे। थर्ड हमारा होगा सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2024। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे जिससे हम देखेंगे कि इंडिया में बर्थ रेट या डेथ रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये किस डायरेक्शन में चल रहा है। ये तीन टॉपिक और इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे जो आप इसी सेशन में कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। आंसर भी मैं अटैच कर दूंगा लास्ट स्लाइड में, बट आंसर तुम्हें बताना है। सो आप पहले न्यूज पर आ जाओ। पहला न्यूज हो गया सीआईसी से रिलेटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये अपडेट, है ना। प्रीलिम्स के भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, आपके जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी क्या बोल रही है, दैट बीसीसीआई इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। और जब बीसीसीआई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है देन इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द आरटीआई। अब आज से एक चीज क्लियर हो गया सीआईसी के इस डिसीजन से कि बीसीसीआई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और आरटीआई के स्कोप से बाहर है। क्योंकि इससे पहले वंस अपॉन ए टाइम 2018 में सीआईसी ने बोला था कि बीसीसीआई पब्लिक अथॉरिटी है। अब सीआईसी बोल रही है कि बीसीसीआई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आप आरटीआई करके नहीं बोल सकते कि भैया रोहित शर्मा को क्यों नहीं खिला रहे, विराट कोहली को क्यों नहीं खिला रहे। ऐसा नहीं चलेगा, पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं तो आरटीआई नहीं डाल सकते तुम उसके ऊपर, आरटीआई से बाहर हो गई। अच्छा चलो अब हम इसके देखेंगे कि इससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या क्या चीजें होंगी इसका। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि भाई ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जिसकी आज बात हो रही है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है क्या, क्या कह रहा है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिससे कि बीसीसीआई को बोला जा रहा है कि बीसीसीआई आरटीआई के परव्यू से बाहर है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की हम अगर बात करें ना तो देखो इसके ओरिजिन की हम बात करेंगे तो इट हैज रिप्लेस्ड द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस करता है और एग्जिस्टेंस में किस नाम से आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। पहले इसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से बुला रहे थे, अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नाम से बुलाते हैं। एंड किस चीज के लिए भैया, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक बॉडीज क्या है इसका भी डेफिनेशन यहां पर मेंशन है कि अब पब्लिक बॉडी है। 2018 के डिसीजन के अकॉर्डिंग बीसीसीआई पब्लिक बॉडी थी, तो आप बीसीसीआई से आरटीआई करके सवाल पूछ सकते थे। हाँ, बीसीसीआई ये नहीं आपको हर सवाल में जवाब में बता देगी कि टीम में कौन है, टीम में कौन नहीं है, वो उनका डिसीजन हो सकता है, नहीं डिस्क्लोज करेंगे, पर आप सवाल कर सकते थे आरटीआई के अकॉर्डिंग। तो ट्रांसपेरेंसी इससे आएगी डिफरेंट बॉडीज में, उनका अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सकेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात कर रहे हैं हम आरटीआई का, तो आर्टिकल 19(1)(a) जो है, इट इंश्योर्स राइट टू इंफॉर्मेशन एज अ फंडामेंटल राइट, कि भैया राइट टू इंफॉर्मेशन भी एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 19(1)(a) के अकॉर्डिंग। प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखोगे आप। कौन इसमें कवर हो रहा है, तो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मेंस में वैल्यू एडिशन के काम आएगी। पब्लिक अथॉरिटीज कवर होती हैं। क्या है पब्लिक अथॉरिटीज, बॉडीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेचर। बीसीसीआई को कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ने नहीं क्रिएट किया। और नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज ऑन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। बीसीसीआई में सरकार कोई पैसा नहीं डालती है क्योंकि बीसीसीआई को खुद ही पैसा इतना आता है आईपीएल से और बाकी चीजों से। बीसीसीआई एक्चुअली एक सोसाइटी है, तो वो तो इस वाले परव्यू से बाहर होगी, सेक्शन 2H से। याद रखना है, सेक्शन 2H से बीसीसीआई बाहर है, ना तो गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट फंड लेती है, फंड की कमी है नहीं।
ना वो लेजिस्लेचर के थ्रू बनाई गई है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से बनेगा, ना कॉन्स्टिट्यूशनली बनी है, ना स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है बीसीसीआई, बीसीसीआई बाहर, राइट। तो इस तरह से यहाँ सीआईसी की हम बात करते हैं, अपॉइंटमेंट होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का वगैरह वगैरह। हम अभी सीआईसी के उस फॉर्मेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम जरा 2019 के इस अमेंडमेंट की बात करते हैं जिसपे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। 2019 का जो अमेंडमेंट था, ये पहले पूछा भी गया है दूसरे एग्जामिनेशन में। इट रिमूव द फिक्स्ड 5-year टेन्योर फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। पहले क्या था ना कि सीआईसी के लिए 5 साल का फिक्स्ड टेन्योर था, उसको 2019 में हटा दिया गया, राइट। एंड एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिटरमाइन देयर टेन्योर, सैलरी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस, कि भैया 5 साल तक रहेगा, इसको 2019 में अमेंडमेंट करके हटा दिया गया। इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था कि इसके वजह से सीआईसी की जो इम्पार्शियलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि अब जो सीआईसी होगा या बाकी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे उनके दिमाग में ये चलेगा कि सरकार को खुश रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा चलेगा नहीं चलेगा उसकी गारंटी नहीं है, पर तुम समझ रहे हो ना, यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी होती है। टाइम फ्रेम की हम जहां तक बात करें तो स्टैंडर्ड रिस्पांस 30 दिन का है आरटीआई के अंदर, बट अगर लाइफ या लिबर्टी कंसर्न है, लाइफ लिबर्टी कंसर्न है, तो 48 आवर्स के अंदर आपको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। कभी आरटीआई फाइल किए हो कि नहीं? कर लो, थोड़ा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट। फाइल करो कि भैया एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं इतने अतरंगी सवाल कल यूपीएससी प्रीलिम्स में काहे पूछे, जवाब नहीं मिलेगा वैसे उसका। अब हम बात करते हैं बीसीसीआई का। तो जैसा मैंने बताया, बीसीसीआई एक प्राइवेट सोसाइटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, राइट। और आईपीएल स्पॉन्सरशिप, इन सब चीजों से पैसा आता है, सरकार इसमें कोई भी पैसा खुद से नहीं डालती है। टैक्स एग्जम्पशंस की भी जहां तक बात करें तो ये भी ना सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग में नहीं आता है। कुछ लोगों ने ये बोला कि बीसीसीआई को जब टैक्स एग्जम्पशंस मिलता है इन सर्टेन केसेस, बट सरकार ने या सीआईसी ने ये चीज माना कि जो टैक्स एग्जम्पशन मिल रहा है, टैक्स में जो उनको थोड़ा रिबेट मिल रहा है, वो सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग नहीं है। मतलब द गवर्नमेंट इज नॉट डायरेक्टली फाइनेंसिंग टू बीसीसीआई, दैट्स व्हाई बीसीसीआई इज आउटसाइड द आरटीआई परव्यू। आरटीआई का जो दायरा है उसके बाहर है बीसीसीआई। बढ़िया जी। ये एक सोसाइटी है जो कि तमिलनाडु के लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, तमिलनाडु के लॉ के अकॉर्डिंग। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है ना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग। हेड क्वार्टर कहाँ हो गया? मुंबई में हो गया। आईसीसी की परमानेंट बॉडी है, ये सारी चीज तो हम जानते ही हैं। सरकार की तरफ से, सरकार की किसी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई फंड इसको नहीं मिलता है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा मेंस का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आता है एग्जामिनेशन मेंस का, तो आप इस मेंस के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करो। और सबसे पहले, सिंस अभी अब एपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है, तो ये रहा आपके लिए पहला प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका आंसर इस वीडियो के एंड में रहेगा, पर मैं क्या चाहता हूं कि तुम इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो, बाद में वीडियो के एंड में चेक कर लेना, पॉज करके ऐसे आंसर कर सकते हो। दूसरा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से रिलेटेड। जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया अगर ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, पेट लवर्स को इनसे प्यार है, अच्छी बात है, पर अगर इनके वजह से रेबीज फैल रहा है तो भैया इनकी कलिंग की जाएगी, इनको मारा जाएगा, ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में, अनकंट्रोल्ड नहीं। ओके, चलिए देखिए, एक एक चीजों पे, एक एक छोटे छोटे वर्ड पर ध्यान दे, क्योंकि कल मैंने देखा कई लोगों ने प्रीलिम्स में जानबूझ के गलती कर दी। जानबूझ के गलती करने का मतलब कि एक वर्ड को ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई। सीसेट में भी होता है, जीएस1 में भी होता है, इसलिए ध्यान दो। क्या भाई? द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड इट्स अर्लियर ऑर्डर टू रिमूव स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम बीजी पब्लिक प्लेसेस। बहुत अच्छी बात है भाई कि बीजी पब्लिक प्लेस, चाहे वो बस स्टैंड हो, जैसे शायद ये बस स्टैंड का सीन होगा, राइट, या किसी पार्क का सीन हो सकता है, हॉस्पिटल का सीन हो सकता है, मेट्रो का गेट हो सकता है, रेलवे स्टेशन का गेट हो सकता है, कॉलेज का गेट हो सकता है, वहां से इनको रिमूव किया जाएगा। वंस कैप्चर्ड फ्रॉम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन बनेंगे। कैसे? वंस कैप्चर्ड फ्रॉम दिस स्पेसिफिक एरियाज डॉग्स कैन नॉट बी रिलीज्ड बैक। ये पॉइंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बार इनको पार्क से, हॉस्पिटल से और बीजी एरिया से कैप्चर किया गया, फिर इनको वापस वहां पे रिलीज करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन आफ्टर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइज करके भी इनको वापस नहीं रिलीज किया जाएगा। दिस एक्ट एज अ मेजर एग्जम्पशन टू द जनरल एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, जिसको शॉर्ट में एबीसी रूल्स भी बुलाते हैं। एबीसी रूल बोले तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल। एक्चुअली इस एबीसी रूल के अकॉर्डिंग, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल के अकॉर्डिंग, पहले इनको पर्टिकुलर किसी प्लेस से, मतलब एक स्ट्रीट से ले जाया गया, वहां पर स्टरलाइज किया गया, और स्टरलाइज करके वापस फिर इनको उस प्लेस पे छोड़ दिया जाता था कि ठीक है अब इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। पर अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नहीं, अब इनको एक बार अगर वहां से ले जाया जाएगा, वापस रिलोकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट कैन नॉट बी रिलीज्ड बैक। देखते हैं भाई पेट लवर्स अब इसके लिए क्या करते हैं। इंसान से ज्यादा आजकल डॉग्स के लिए लोगों को
काफी ज्यादा सिंपैथी है, इंसान के लिए भी होनी चाहिए उतनी ही, डॉग्स के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, जानवरों का भी है। चलिए हम एबीसी रूल्स की बात करते हैं, एनिमल बर्थ रूल्स की बात करें तो एनिमल बर्थ रूल्स जो है इट वाज फ्रेम्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। अब ये जो एक एक जो एक्ट यहाँ पर लिखे हुए ना, ये सब आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है और बड़ा इजी है याद रखना। एबीसी रूल्स किससे, तो एनिमल बर्थ से रिलेटेड है, तो एनिमल बर्थ से रिलेटेड रूल किससे होगा, कौन से एक्ट से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल से रिलेटेड, बहुत बढ़िया। अच्छा, टू मैनेज द स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन ह्यूमनली वाया स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तो एबीसी रूल ये कहता था कि उनको स्टरलाइज करो, ले जाओ, स्टरलाइज ऐसा कर दो कि फिर उनके पॉपुलेशन ना बढ़े, उनको वैक्सीन दे दो, फिर वापस लाके रिलोकेट कर दो। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है नहीं करने की जरूरत है रिलोकेट करने की, ठीक है। कोर रूल क्या है इसका, स्ट्रे डॉग्स आर यूजुअली कैप्चर्ड, स्टरलाइज्ड, वैक्सीनेटेड एंड रिलीज्ड बैक टू द सेम एरिया। अब सुप्रीम कोर्ट इसको एग्जेम्प्ट कर रहा है, इसको खत्म कर रहा है, वापस से रिलीज करने की जरूरत नहीं है। कुछ और भी एक्ट हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, जैसे पीसीए एक्ट 1960 है ना, जिससे अकॉर्डिंग एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था एज पर द पीसीए एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं या ये जो रूल्स हैं या एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये स्ट्रे डॉग्स या बाकी ऐसे एनिमल्स के आपको क्या कहें, उनके लिए जो हेल्दी एनवायरनमेंट हो सकता है या उनके सर्वाइवल के लिए जो चीजें पॉसिबल हो सकती है वो इंश्योर करने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन ऑर्डर्स में चेंज कर दिया है, उसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नाउ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कोई कुत्ता ऐसे आदमी को दौड़ाएगा, अब बेचारे इस आदमी को या तो डॉग काट सकता है या इसका एक्सीडेंट पीछे वाले आने वाली कार से हो सकता है। अब कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि अच्छा रोड पे गड्ढे होते उसके वजह से नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई, रोड के पे गड्ढे की वजह से होता है, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। पर अगर किसी बिजी प्लेस पे डॉग्स के नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर इंसान के ऊपर डॉग की जिंदगी या डॉग के ऊपर इंसान की जिंदगी, ये फैसला लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि भाई डॉग्स के ऊपर इंसान की जिंदगी मायने रखेगी, राइट। दैट्स वाई मैंडेटरी कंडीशन है, कुछ कंडीशंस लगाए गए। यूथेनेसिया अलाउ किया, यूथेनेसिया मतलब कंट्रोल्ड मैनर में किल करना, है ना। ओनली फॉर डॉग्स दैट आर रेबिड, इनक्यूरेबली इल और हाईली एग्रेसिव, कि उन डॉग्स को ही किया जाएगा स्ट्रीट डॉग्स में जो काफी एग्रेसिव है, हमेशा काटने को उतारू रहते हैं, बीमार हो गए हैं, है ना, और रेबीज डिजीज फैला रहे हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा। कंडीशन क्या है, नो ब्लैंकेट कलिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटी आकर हर स्ट्रीट डॉग को मार देगी, सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी नहीं बोल रहा है ना। ये सब चीज समझदारी से समझने की जरूरत है। रिक्वायर्स प्रायर वेटरनरी असेसमेंट, पहले ही वेटरनरी डॉक्टर्स का असेसमेंट करना होगा कि इस डॉग्स की कलिंग जरूरत है या इसको भाई छोड़ा जा सकता है। ओके, ट्रिगर कंडीशन, परमिटेड ओनली इन एरियाज विद अलार्मिंग डॉग पॉपुलेशन, कि किसी रीजन में डॉग की पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, वहीं पर इसको अलाउ किया जाएगा एनिमल्स को मारना, राइट, डॉग्स को मारना, ओनली डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स को, ठीक है। एबीसी सेंटर्स में यहाँ पे कुछ एजम्पशन दिए गए, सरकार को भी कुछ डायरेक्टिव दिया गया कि मिनिमम 1 फुल्ली इक्विप्ड एबीसी सेंटर, तो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। देखते हैं धीरे धीरे इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एबीसी सेंटर बनते हैं कि नहीं। मेडिकल रिस्पॉन्स भी, कि सरकार अपने पास एंटी रेबीज वैक्सीन रखे, और जुडिशियल ओवरसाइट भी रखने को कहा गया कि जो कोर्ट्स हैं उनको जुडिशियल ओवरसाइट रखना पड़ेगा कि ऐसे जब भी कोई इंसिडेंसेस आए तो वहां पर कलिंग किस तरह से की जा रही है, स्टरलाइजेशन मेजर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, वैक्सीन अवेलेबल हैं कि नहीं, ये चीज इंश्योर करेगी सरकार। यही यहां पर सुप्रीम कोर्ट के हमें इस डिसीजन से पढ़ना था, राइट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव में यहाँ पे जो आपको स्ट्रीट डॉग्स देख रहे हैं, तो कुछ लोग बोल सकते हैं अरे ये मासूम स्ट्रीट डॉग्स, इसको क्यों खत्म करें, तो वहीं देखो आ जाता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, ये एक्चुअली में राइट टू लाइफ फियर ऑफ फिजिकल हार्म ऑफ डॉग बाइट से भी आपको बचाएगा, कि पब्लिक के पास जो राइट टू लाइफ है वो राइट टू लाइफ इसलिए भी है कि पब्लिक बिना डर के रोड पर, रेलवे स्टेशन, चौराहे पर कहीं चल सके, कोई स्ट्रीट डॉग आकर उसको काट ना ले। सो इट कम्स अंडर आर्टिकल 21, ये चीज भी हो गया। ह्यूमन लाइफ इज मोर देन एनिमल वेलफेयर, जैसा मैंने समझाया था। नो एब्सोल्यूट राइट फॉर डॉग्स, कि भाई आप डॉग्स को फीड कर रहे हैं रास्ते पर और वो डॉग कल को कोई काट लिया, ऐसा कोई फ्रीडम आपको देश ने ना देश के संविधान ने दिया है। और स्टेट की अकाउंटेबिलिटी भी है कि स्टेट सिर्फ चुपचाप बैठकर देखते नहीं रहेगा, वैक्सीन अवेलेबल करवाएगा, एबीसी सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एबीसी सेंटर, है ना, और साथ ही साथ कंट्रोल्ड मैनर में कलिंग भी करेगा। इतना आपको इस न्यूज से रिलेटेड समझना था। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आप स्क्रीन पॉज करके ऐसे आंसर कर सकते हो। चलिए, आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे आपसे। हम थर्ड टॉपिक पर चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और ये जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2024 है,
2024 का है बट पब्लिश अभी हुआ है ना, ऐसा नहीं सोचना कि सर 2024 का न्यूज पढ़ रहे हैं, नहीं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2024 विच इज रिलीज नाउ इन 2026 में, इसके अकॉर्डिंग हम बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सबसे रिलेटेड चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। सो द रिसेंट सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2024 रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन इसको रिलीज कर रहा है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बच्चा है या एक बच्ची है जिसका जन्म हुआ है, तो यहाँ से हमको बर्थ रेट मालूम पड़ेगा, है ना। इस इन्फेंट की जिंदगी आगे बढ़े, राइट, यही सबकी कामना होती है। बट कई बार इन्फेंट की डेथ भी हो जाती है, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी हमको मालूम पड़ेगा, कितने इन्फेंट जिंदा रह पा रहे हैं, कितनों की डेथ हो जा रही है। ये सारी चीजें हमें सैंपल सर्वे से मालूम पड़ रहा है, ठीक है जी। सो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, इसको पब्लिश करने का काम तो हमें मालूम पड़ गया, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कर रही है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है? तो ये सारी चीजें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, डेथ रेट से रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड, कौन सी मिनिस्ट्री आ जाती है रिस्पॉन्सिबल? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये सब करंट अफेयर्स में, प्रीलिम्स में बड़े पूछे जाते हैं ऐसे। नाउ अब हम जरा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सर्वे इन इंडिया प्रोवाइडिंग रिलायबल एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड अदर फर्टिलिटी मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। मतलब सैंपल रजिस्ट्रेशन से ये मालूम पड़ता है कि देश में बर्थ रेट कंट्रोल्ड है या नहीं है, रूरल और अर्बन के बीच क्या डिवाइड है, जो इन्फेंट्स का जन्म हो रहा है वो सही सही सर्वाइव कर पा रहे हैं या उनकी डेथ हो जा रही है, ये सारी चीजें ये हमें सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे से मालूम पड़ेगा। हम देश की पॉपुलेशन का ग्रोथ, देश की पॉपुलेशन आगे कैसे बढ़ेगी, अभी कैसे चल रही है, ये सारी चीजें मालूम कर पाएंगे। बढ़िया। अब हम SRS 2024 की की फाइंडिंग्स पर आते हैं। तो सबसे पहला की फाइंडिंग ये मालूम पड़ा दैट द इंडिया इज फर्मली इन थोरोज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फर्मली इन थोरोज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहने का मतलब कि हाई बर्थ रेट से हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? लो बर्थ रेट से। अभी ये जो है ना हाई बर्थ रेट से लो बर्थ रेट में चलना, इसी को हम बोलेंगे थरोज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसका अभी शुरू में फायदा दिखेगा, इनिशियली इट लुक्स बेनिफिशियल। इनिशियली ये बेनिफिशियल है, क्यों? क्योंकि इससे ना पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। हालांकि अगर ये डिक्रीज ही होता चला गया तो आगे जाकर डेमोग्राफिक चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जो जापान जैसे या चाइना जैसे नेशंस में कई बार अराइज होते हैं उनके कई रीजन्स में, कि अब वहां पे यंग पॉपुलेशन ही नहीं बची जो देश को आगे ले जाए। तो बर्थ रेट का डिक्रीज होना ये चीज अभी के लिए सही है, बट काफी लॉन्ग रन में अगर यही सस्टेन रहा तो फिर सोचने की बात होगी, है ना। तो दोनों पर्सपेक्टिव ध्यान रखेंगे आप इसका। ओके, दूसरा क्या, बर्थ रेट की हम बात करें तो क्या मालूम पड़ा कि जो बर्थ रेट है वो 21 से ड्रॉप होकर कितना आ गया है? 18.3। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, कि 2014 में बर्थ रेट था 21 और अब 2024 में बर्थ रेट कितना हो गया? 18.3। 2024 का ही सर्वे है जो अभी आया है, 18.3। डेथ रेट जो है पर 1000 पॉपुलेशन में, तो डेथ रेट पहले था 6.7, अब डेथ रेट कितना हो गया है? 6.4। मतलब लोगों की लॉन्गिविटी बढ़ रही है, लोग ज्यादा जिंदा रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करें कि कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 100,000 लाइव बर्थ में, तो यहां पर ये भी पहले 39 था, 39 से 24। इसका कहने का मतलब कि बर्थ रेट भी हमारा कम हो रहा है, 21 से 18.3 हो रहा है, ये याद रखना है। इट मींस कि बर्थ रेट डिक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। डेथ रेट जो है वो 6.67 से 6.4 है, मतलब लोगों के मरने की दर भी कम हो रही है। और IMR जो है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बहुत सही बात है कि डेथ ऑफ चाइल्ड पर 1000 लाइव बर्थ वो भी 39 से 24 हुआ है। इसका मतलब कि डिलीवरी के टाइम में या पोस्ट डिलीवरी जो सरकारी बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट, माँ को, बच्चे को, वो सही तरीके से एप्लीकेबल हो पा रहे हैं, अवेलेबल हो पा रहे हैं। बट रूरल अर्बन डिवाइड देखा गया, ये चीज हमेशा दिखती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, बर्थ डेथ रिलेटेड हो। रूरल अर्बन डिवाइड क्या देखा गया कि रूरल एरिया जो है ना वो अर्बन एरिया से पीछे चल रहे हैं। जैसे बर्थ रेट रूरल एरिया में 20.2 है और अर्बन एरिया में 14.7 है। मतलब कि रूरल एरिया में ज्यादा बच्चों का जन्म हो रहा है, यहां पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज करेगी, अर्बन एरिया में पॉपुलेशन कम इंक्रीज करेगी, यहां स्लो है। ये चीज को याद रखोगे, रूरल एरिया में बर्थ रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। IMR की बात करें, मोर्टेलिटी रेट की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ये 17 है, राइट, बट रूरल एरिया में अभी भी 27 है। अर्बन एरिया में IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये 17 कहां पर भाई? अर्बन एरिया, बट 27 इन रूरल एरिया। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 24 निकाला गया था। ध्यान देंगे इस पर। चलो, मतलब कि रूरल रीजन में अभी भी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो मेजर्स हैं कि जिससे हेल्थ बेनिफिट्स हो सके, वो अभी भी प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। तो सरकार यहाँ पर काम करेगी और रूरल हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करेगी। ये करने की जरूरत तो है ही, ये हमें मालूम है।
कौन से स्टेट्स लीड कर रहे हैं? ये सिंपल से फैक्ट्स हैं। टॉप लार्ज स्टेट्स केरला एंड तमिलनाडु, दे आर लीडिंग इन हेल्थ केयर आउटकम्स, नो डाउट दे डू गुड। बाकी केरला में लोएस्ट IMR ऑब्जर्व किया गया, इन्फेंट्स की डेथ कम हो रही है इन इंडिया एट 8, मतलब बस 1000 में से 8 आउट ऑफ 1000 डेथ ऑफ इन्फेंट, अच्छा फिगर। अचीविंग द सिंगल डिजिट NHP टारगेट, सिंगल डिजिट NHP टारगेट केरला ने अचीव कर लिया है, बढ़िया। केरला के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, आगे भी भला होगा केरला का। टॉप स्मॉल स्टेट्स यूटीज की बात करें तो गोवा का भी IMR अच्छा है, कम है। अंडमान का IMR 9 है। ओके, आप अपने अपने स्टेट्स का IMR चेक कीजिए कि पर्टिकुलर स्टेट्स की, आसाम में क्या है, बिहार में क्या है, बंगाल में क्या है, अरुणाचल में क्या है ना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तुम्हारे भी काम आएगा, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करें तो द रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, ये एक कॉन्सेप्ट समझ लो। नेचुरल ग्रोथ रेट बड़ा सिंपल है, द रेट एट विच अ पॉपुलेशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विदाउट माइग्रेशन, कि बिना माइग्रेशन के जो नेचुरल रेट में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो केरला जैसा जो स्टेट है ना, केरला हैज द लोएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट, फॉलोड बाय अंडमान निकोबार एंड गोवा। कि भाई केरला में नेचुरल ग्रोथ रेट सबसे कम है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन का जो इंक्रीज रेट है वो भी कम होगा, और साथ ही साथ जैसे हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट देख रहे हैं ये भी कम है, डेथ रेट भी कम है, तो नेचुरल वे में ग्रोथ रेट यहाँ पे सबसे कम देखा जा रहा है। यहाँ माइग्रेशन भी कम हो रहा है, ये भी हमको समझ में आया। अब जब हम मुंबई की बात करेंगे, जब हम दिल्ली की बात करेंगे, तो वहाँ पे माइग्रेशन ज्यादा होता है, तो वहाँ पर ना नेचुरल ग्रोथ रेट भी हमें देखना पड़ेगा कि किस परस्पेक्टिव में चेंज हो रहा है। आपको सारे पूरी इंडिया की नहीं चेक करनी है, बस आप नेचुरल ग्रोथ रेट ऐसे याद रखिएगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट हैविंग एनी इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल ग्रोथ रेट। केरला में ये सबसे कम रहा, यहाँ पे माइग्रेशन का इंपैक्ट भी कम रहा होगा, और माइग्रेशन का इंपैक्ट को जब हम काउंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो बर्थ रेट है ना वो भी कम है, ठीक है, और IMR तो सबसे कम है, ये भी हमने देखा है। नाउ दिस लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपका रहा लास्ट प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी तक आपके लिए 3 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हुए और मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एक है। तीनों का आंसर तुम कमेंट सेक्शन में करोगे, और मैंने साथ ही साथ ये भी बोला कि आप अपने स्टेट के IMR रेट के बारे में भी मालूम करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। ओके, यहाँ आंसर है, पर इस स्लाइड को अभी नहीं देखना, बाद में चेक कर लेना, ठीक है। ये आज का आपका DCA का सेशन था, कल हम लोग फिर DCA के सेशन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।